नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। दोस्तों, आज हमारे साथ एक बार फिर से हम सबके बड़े ही चहेते अभिषेक जी हैं। और अभिषेक जी, आज आपने होली के त्योहार में से हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और आपको, आपके परिवार को और आपके सारे देखने वालों को, चाहने वालों को होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद राहुल जी, आपने मुझे फिर से न्योता दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और आपको, आपके सभी परिवार वालों को, मित्रों को भी मेरी तरफ से, और सभी दर्शकों को होली की, छोटी होली की, हम लोग छोटी होली की होली कहते हैं, जी, जी, होलिका जी। दहन, उसकी आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ईश्वर करे कि आप सबकी होली मंगलमय हो, रंगों से भरपूर हो, खुशियों से भरपूर हो और आप खूब एन्जॉय करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। सर, आज कुछ 2-3 बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर आपसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। पहले हम शुरुआत करते हैं जो जिस टॉपिक ने अभी पूरी भारतीय राजनीति को अभी हिला के रखा हुआ है। अ, वो आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ अरविंद केजरीवाल की। और उनसे रिलेटेड जो एक परसेप्शन था सब लोगों के बीच में कि ये बड़ी एक करंट राजनीतिक सरफेस को चेंज करने के लिए आए हैं, एक बड़ी ही अलग थॉट प्रोसेस के साथ में आए हैं। और एक एक आम आदमी जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एक ऑफिस जाता है, घर आता है, वो आदमी राजनीति में आके एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर बन सकता है। उसने वहां तक का सफर तय किया। और फिर बाद में जब वही पर्सन जो जिस सेगमेंट को चेंज करने के लिए आया था, जिस क्षेत्र को बदलने के लिए आया था, वो उस क्षेत्र में ही इतना घुल-मिल जाता है। और फिर जिन चीज़ों को लेके वो दूसरों को बोला करता था कि ये लोग करप्ट हैं, ये लोग चोर हैं, उन्हीं के साथ में खड़ा नज़र आता है। और आज उसी के ऊपर एक बड़े संगीन आरोप लगे हैं और उन आरोपों की वजह से वो आज अपने साथियों के साथ जेल में है। तो इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं और इसमें ग्राउंड लेवल पे कितनी सच्चाई दिखती है, या फिर ये यहाँ से किस तरफ और आगे जाता हुआ दिखता है? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के बारे में मैं पहले ही बता दूँ आपको, जब उन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन की मूवमेंट शुरू की थी अन्ना हज़ारे जी के साथ, जी। तो मैं शुरू से, मेरा बेंट ऑफ राष्ट्रवाद की ओर ही मेरा बेंट ऑफ माइंड रहा है, तो मैं हमेशा से राष्ट्रवादी जो सोचें होती हैं, उनसे प्रभावित रहा हूँ। तो इसलिए उस वजह से मेरी झुकाव मोदी जी की तरफ, बीजेपी की तरफ और आरएसएस की तरफ जो थी। हालाँकि मैं आरएसएस में कभी फॉर्मली नहीं रहा, मगर मैं जो उनकी बातें हैं, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव आके टीवी पे कहते हैं, उससे मैं प्रभावित था, या वही मेरी माइंडसेट जी। था। तो नेचुरल एक बेंट ऑफ माइंड मेरा था इन लोग की तरफ। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने जब आईएसी शुरू करी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, तो मुझे याद है उस समय दिल्ली के जो डॉक्टर हर्षवर्धन साहब थे, उनको चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बाद में डिक्लेयर किया गया और ये सब डिक्लेयर किया गया। तो मैं, डिस्पाइट बीइंग अ हार्डकोर बीजेपी गाई, मैंने मना किया लोगों को कि आप बीजेपी को वोट ना दें। मतलब मैं अपने तरीके से छोटे-मोटे तरह पे जो फेसबुक का पोस्ट लिख देना, ये वो कर देना। तो मैं अरविंद केजरीवाल जी का भरपूर समर्थक था। जी। और इतना बड़ा समर्थक था कि जब वो पहली बार शपथ ले रहे थे, तो मैंने अपनी क्लास को बीच में छोड़ के वो शपथ समारोह देखा, क्योंकि मैं बड़ा ही प्रभावित था वो कि अरविंद केजरीवाल इज द राइट मैन। क्योंकि हमारी जो जो हमारा डिवोशन कह लीजिए, हमारी जो लॉयल्टी है, वो तो देश के प्रति है, राष्ट्र के प्रति है। जो राष्ट्र की बात करेगा वो हम, मुझे तो वो प्रभावित करता है। बराबर। लेकिन फिर धीरे-धीरे मैं उस समय बहुत बच्चा था, एक यंग स्कॉलर जिसे कह लीजिए, एक मिक्स स्कॉलर का स्टूडेंट, 30-32 साल की उम्र में प्रोफेसर बना हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो धीरे चीज़ों को समझते-समझते समय लगता है उसको। तो मैं बहुत प्रभावित था इनसे। अपनी सैलरी का डोनेशन दिया था मैंने इनको, आधा सैलरी भेजी थी। खैर एनीवेज़, फिर उनके बाद धीरे-धीरे मेरा जो मोह भंग हुआ, उन्होंने जो कुछ भी किया, उसके बाद से मैं समझ में आ गया था कि केजरीवाल इज़ नथिंग बट अ, I would not mend my words, would not mince my words. I mean, he is an imposter. ठीक है ना? वो एक राइट। बहरूपीय आदमी थे। बेसिकली he wanted power, और उन्होंने ये सब यूज़ किया अपने उसके लिए। इतना बड़ा जो समझ लीजिए एक शो डाउन, वो तो सिर्फ हिंदी सिनेमा के किसी बड़े हाई क्लास के थ्रिलर में ही आप एक्सपीरियंस कर सकते थे, जो कि हमको इन्होंने एक्सपीरियंस करवाया। खैर एनीवेज़, 3 चीज़ें हैं केजरीवाल जी की। पहली बात कि केजरीवाल जी राजनीति बदलने आए थे। देखिए, राजनीति इंसान करते हैं, इंसानों को नहीं बदला जा सकता। वो बेसिकली कह रहे थे, भगवान ने जो बात आज से हज़ारों वर्ष पहले गीता में कही,
गीता का शिक्षा यही है ना भाई कि अपने कष्टों से कैसे रहोगे, लालच मत करो, ईर्ष्या मत करो, मुझ पे भरोसा करो। पॉइंट यही है, हर इंसान कुछ चाहता है। तो मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है कि जो भी ये बेवकूफी वाली बातें करते हैं आजकल, वो एक और है राजनीतिक, वो क्या नाम है, प्रशांत जी, वो भी स्वराज देने चले हैं, और ये सबका यही यही हश्र होना है। पॉलिटिक्स को आप इंसानों के द्वारा करेंगे, इंसान के मन में लालच होता है, इंसान एक मूवमेंट शुरू करता है। जैसे अब आपका चैनल, आप बहुत बड़ा चैनल बना ले, कल को आपने किसी गेस्ट को बुलाया और वो आपके ही व्यूअर्स को लेके उड़ जाए, तो आपको लगेगा यार, अरे यार क्या हो गया। तो जब आप इतनी बड़ी एक चैनल बना लें, कल को मान लीजिए आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए, तो आप चाहेंगे कि उसका तो जो सही वारिस या तो आपका बच्चा हो या तो आपका परिवार, भले आपने उसको राष्ट्र के चिंता के लिए ही किया था, ठीक है ना। तो कुछ एक इंसानों में कमियां होती है, नेचुरल कमियां होती हैं, और वो उस कमी के साथ राजनीति में आता है। हालांकि अगर वो एक आइडियोलॉजी से जुड़ा होता है तो वो उन कमियों को थोड़ा ज्यादा कंट्रोल कर लेता है। जैसे बीजेपी में शिवराज सिंह चौहान साहब को 10 साल या 15 साल के चीफ मिनिस्टरशिप के बाद हटा दिया। शिवराज सिंह चौहान साहब ने कुछ नहीं कहा, वो हट गए चुपचाप से, कोई बगावत नहीं की, क्योंकि उनको पता है कि हमारी आइडियोलॉजी का पावर जो है वो मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइडियोलॉजी की वजह से हम आए थे, आइडियोलॉजी की वजह से हम जा रहे हैं। तो अब ये जो आइडियोलॉजी है कि एक सत्ता ऐसी हो जो जनता की सरकार हो, जनता जो चाहे वो हो, ये नहीं हो सकता। उसका रीजन ये है कि पहली बात तो जनता को खुद कुछ नहीं पता होगी। आप जनता को भी चीफ मिनिस्टर बना देंगे तो जनता भी बाद में अपने ही बारे में सोचना शुरू कर देगी। जनता आपको ये इसलिए देती है कि आप जब जाएं, आपको काम जनता की भले के लिए करना है, आप अपने भले को नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन है कि ऐसे लोगों को ढूंढना जो योगी हो, जो ये हमारे यहाँ रामायण में लिखा है और लोगों में लिखा है कि योगी ही एक सही शासक हो सकता है, जिसका समाज से कोई लगाव नहीं हो, तो वो फिर दूसरों के बारे में सोचेगा। मगर यदि आपका खुद का बाल परिवार बच्चा, आप कैसे नहीं सोचेंगे राहुल जी? असंभव है कि आप ना सोचें, क्योंकि आप जब पिता बनते हैं तो आपको उसका एक दर्द महसूस होता है। पिता होने का एक वो होता है कि भाई अपने बेटे की हम जो है जीवन को वो करें। तो वही कहानी थी। अरविंद केजरीवाल इज अनदर ब्रिक इन द वॉल। अरेस्ट हो गए, दिल्ली की सड़क पे कोई नहीं उतरा, कोई बड़ी क्रांति नहीं हुई। लोगों ने मतलब ट्विटर पे कुछ 1-2 सेंटेंस लिखे, ना तो कोई पॉलिटिकल पार्टीज ही आ गई, किसी ने कोई सपोर्ट तो मुझे तो नहीं दिखा। एटलीस्ट आई मीन यस्टरडे तो आई वाज बिजी इन अ कॉन्फ्रेंस, तो मैं देख नहीं पाया। लेकिन मेरी जहां तक जानकारी है, नॉट अ सिंगल पर्सन केम आउट इन ऑर्डिनरी पर्सन। यहाँ तक कि कांग्रेस के भी कुछ लोग उन्हीं के विरोध में बात कर रहे हैं, जिसमें तो संजय निरुपम कांग्रेस है, संजय दीक्षित है। कांग्रेस उनके फेवर में कैसे बात कर देगी? आप हाँ, कांग्रेस का ही वोट लेकर के तो अरविंद केजरीवाल बने। बीजेपी का वोट प्रतिशत तो स्टेबल है, वो वही पाते हैं 33 से 40 के बीच में। आपकी तो कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी। तो अगर बीजेपी का वोट प्रतिशत अभी भी वैसे का वैसा है, सुरक्षित है, तो ये आप कहां से भर गई? इसका मतलब है जो कांग्रेस का और अन्य दलों का था वो आपको ट्रांसफर हो गया। तो यदि कांग्रेस सुसाइड मोड पे जाना चाहती है तो जाए। तो सभी डबल गेम खेल रहे हैं। ट्विटर पे 1-2 सेंटेंस लिखने के अलावा कोई नहीं चाहता, अंदर से तो सभी चाहते कि आप बर्बाद हो जाए, क्योंकि आपकी बर्बादी का मतलब है कांग्रेस का रिवाइवल। क्योंकि लोगों के पास क्या ऑप्शन है? जो एंटी बीजेपी वोट होंगे, क्योंकि हमेशा ही रहेंगे एंटी बीजेपी वोट, तो जो एंटी बीजेपी वोट होंगे वो कहां जाए? तो आज की डेट में अरविंद केजरीवाल एक ऑप्शन है, और जब तक अरविंद केजरीवाल एक ऑप्शन है, कांग्रेस का उद्भव संभव ही नहीं है। कांग्रेस जो है वो 6-7% की कोई पार्टी बन जाए, जो हार्ड कोर रहे होंगे वो लोग रहे होंगे, लेकिन कांग्रेस का सारा वोट दिल्ली में तो इनको जाएगा। अब आइए वहां पे आ जाते हैं। जी, आप कुछ बोले थे। और दिल्ली के साथ साथ जहां पर भी आम आदमी पार्टी ने अपना एग्जिस्टेंस खड़ा किया है, वो कांग्रेस को ही रिप्लेस किया है। फिर हम पंजाब देख लें या गुजरात देख लें या गोवा देख लें या हिमाचल देख लें, जहां पर भी उन्होंने अपने फुटप्रिंट डालने की कोशिश करी है, वहां पर उन्होंने कांग्रेस के ही वोट शेयर को अपनी तरफ खींचा है। बिल्कुल। अब मजे की बात है कि दिल्ली में तो अब देखिए, जनता भी नहीं समझती क्या, दिल्ली में अलायंस में लड़ रहे हैं, पंजाब में अकेले अकेले लड़ रहे हैं। पंजाब में अकेले, सही है। तो मतलब आप किसको मूर्ख बना रहे हो? तो दिल्ली में आपका अलायंस है, तो आपने 2 सीटें कांग्रेस को दे दी हैं, आपने, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? कांग्रेस का दिन अंदर से जो कांग्रेसी होगा, जो सच्चा, वो तो यही चाहेगा कि अरविंद केजरीवाल फंस जाए, उनको सजा हो जाए और अब ये वापस ना आए। ठीक है ना? क्योंकि आपका मतलब अरविंद केजरीवाल में इतना डर था कि उन्होंने सेकेंड रंग ऑफ लीडरशिप को खड़ा नहीं किया, उन्होंने चाटुकारों की एक फौज खड़ी कर दी है। Those who speaks only or those who sing eulogies for Mr. केजरीवाल, बस उनके आसपास वही लोग हैं।
राइट। तो अब वो डिसाइड किया कि वो जेल से सरकार चलाएंगे। दिस इज समथिंग न्यू। ये तो दुनिया को राजनीति पढ़ाने जाते, अब यही राजनीति सिखा रहे हैं कि आप जेल से चलो। पहले तो बोले थे राइट। कि आपके ऊपर इल्जाम लग जाए तो आप छोड़। द मैन हाँ, हैज एग्ज़ैक्टली, यू टर्न ऑन एवरीथिंग। हाँ जी, बोले। एग्ज़ैक्टली। और जिन-जिन लोगों को इन्होंने कहा कि मेरे पास इनके खिलाफ आरोप है, आज वो उन्हीं के साथ में खड़े हुए हैं। फिर वो शरद पवार हो, सोनिया गांधी हो, अ, मुलायम सिंह यादव हो, स्टालिन हो, अ, और भी कई सारे वो तो ये भी कहते थे कि सोनिया गांधी को पकड़ के जेल में डालो, इसके खिलाफ मेरे पास ये इतनी बड़ी फाइल है। तो आज वो फाइल कहाँ गई? शीला दीक्षित के लिए इन्होंने कहा था कि इनके घर में 16 एसी हैं और जिस दिल्ली की जनता के पास में बिजली का बिल भरने के लिए, खाने के लिए पैसे नहीं है, उस राज्य की मुख्यमंत्री ऐसे घर में कैसे रह सकती है? और वही आज इनका घर देखें जिसे शीश महल कहा जाता है, उनके घर में 40 से ज़्यादा एसी हैं। अरे तो भाई, ये एक बार इन्होंने एक कहा था कि मैं कोई कार नहीं लूँगा, कोई सिक्योरिटी नहीं लूँगा, मैं मेरी ब्लू कलर की वैगन आर में घूमूँगा। आज इनके पास बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ हैं, सिक्योरिटी है। तो हर एक चीज़ जो इन्होंने कही थी, वो आज उस बात से मुकर चुके हैं। मुकर गए। चलिए आइए अब दूसरे मुद्दे पे। दूसरा मुद्दा ये जो पूरा का पूरा एलिगेशन है वो है क्या? बेसिकली मुझे जो अंडरस्टैंडिंग है कि जनता में से इनका सपोर्ट कम हो रहा था, इसलिए इनको फाइनेंशियल जो बुर्सेस होते हैं वो नहीं मिल रहे थे, सपोर्ट नहीं आ रहा था, चंदा उस लेवल का नहीं आ रहा था। और अरविंद केजरीवाल अति महत्वाकांक्षी हो रखे थे। उनको था कि हमें आपका जो दायरा है वो दिल्ली से बढ़ाना है, उसको और जगह भी ले जाना है। और उनको अप्रत्याशित सफलता जो मिली पंजाब में, उसको तो उनको वो उनके दिमाग से इतनी जल्दी तो जाएगी नहीं, क्योंकि पंजाब ने तो जादू कर दिया उनके साथ। राइट, एक जिसे कह लीजिए ऐतिहासिक उनको नंबर ऑफ सीट्स दे करके लोग पंजाब विधानसभा में भेजा। विधानसभा में। तो पॉइंट ये थी कि उनके पास पैसे नहीं थे अपने आप को एक्सपैंड करने के। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कितना एक्सटॉर्ट कर लोगे, कितने ले लोगे आप? बराबर। और अभी तो गवर्नमेंट आई ही थी नई नई। हुँ, तो इससे पहले कि आप पैसे उगा पाते, आपको पंजाब से आपको कुछ चीजें चाहिए थी। अब क्या है, इनको चाहिए थे पैसे। इलेक्शन कई जगह सर पे थे और एक्सपेंशन के लिए जो आपको पैसों की आवश्यकता थी वो आ नहीं रहे थे, लोग चंदा दे नहीं रहे थे। और कितना, और चूंकि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है, एफसीआर या क्या एफसीएन है उसको कहते हैं, मेरे ख्याल से, मैं भूल रहा हूँ उसका नाम, उसको मोदी गवर्नमेंट ने काफी टाइट कर दिया था। यानी कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आता था किसी किसी प्रोजेक्ट के नाम पे, वो अब आप नहीं ले सकते थे, या लेंगे तो उसके स्ट्रिंजेंट कनेक्शन कर दिए गए थे, स्ट्रिंजेंट कंडीशंस कर दिए गए थे। तो आई मीन द फाइनेंशियल रिसोर्सेज वर सिंपली हैड ड्राइड आउट। तो उन्होंने एक बीइंग ए ट्रेन्ड फाइनेंशियल ऑफिसर, वाइफ भी फाइनेंशियल ऑफिसर है, तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट की इंस्ट्रूमेंटैलिटीज को यूज करते हुए पैसा कैसे बनाया जा सकता है। तो उन्होंने एक तरीका अपनाया कि गवर्नमेंट की इंस्ट्रूमेंटैलिटी करते हुए हमारे पास एक पावर है एग्जीक्यूटिव पावर में पॉलिसी बनाने का। तो उन्होंने कहा कि भाई मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज तो है वो तो स्पेंडिंग होती है गवर्नमेंट की। अब आपको सर्व शिक्षा अभियान है, आपको मिड डे मील है, इसमें तो पैसा खर्च करना है, पैसा आएगा कैसे? ठीक है ना? तो उसमें उनके पास जो सबसे था आबकारी, यानी कि जिसको आप कहते हैं लिकर पॉलिसी, अल्कोहल पॉलिसी या लिकर पॉलिसी कह रहे हैं। तो लिकर पॉलिसी में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा गवर्नमेंट की पावर का यूज करते हुए एक नई पॉलिसी लाओ, और ये जो लोकल वाले हैं ये तो बीजेपी को भी दे रहे हैं और लोगों को भी दे रहे हैं, इनसे चंदा ज्यादा लिया नहीं जा सकता। नए प्लेयर्स को उतरवाओ दिल्ली की मार्केट में। नए प्लेयर्स को उतरवाने के लिए उन्होंने संपर्क साधा, जो एलिगेशन जो मैं समझ रहा हूं, संपर्क साधा साउथ में, के कविता जी ने शायद उनकी मदद करी और भी कई लोगों ने उनकी मदद करी। और वो लोगों ने एक पूरा का पूरा पॉलिसी ऐसी बनाई। उस पॉलिसी में ये हुआ कि भाई नई पॉलिसी के तहत नई दुकानें खोली जाएंगी, नए लाइसेंस दिए जाएंगे और सब किए जाएगा। इस तरीके से उन्होंने और कुछ कुछ किया होगा, मुझे वो रिपोर्ट देखनी होगी। सो दिस होल थिंग वाज डन क्योंकि इनको पैसे चाहिए थे इलेक्शंस में लड़ने के लिए, वो आ नहीं रहे थे। और आप इससे समझ लीजिए इनका गुस्सा कि इनका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जरा थ्रेशोल्ड देखिए। एक बेचारे यूट्यूबर हैं बहुत बड़े, सब लोकतंत्र करके चलाते हैं, वो उनको पकड़ लिया था उन्होंने, कल ही उन्होंने उनके बेटे के अगेंस्ट में कोई होती थी, पुलिस भेज, हाँ जी, अभी भी वो शायद जेल में ही है। और पंजाब की पुलिस का यूज करते हैं, क्योंकि दिल्ली में तो कुछ पावर है नहीं इनके पास।
तो ये पंजाब की पुलिस भेजते हैं अरेस्ट करने के लिए। ये है ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म चल रहा है। तो समझना तो पड़ेगा। उन्होंने पंजाब की पुलिस एक बार कुमार विश्वास के घर पे भी भेजी थी। नहीं, कुमार विश्वास का तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने भेजी थी। दिल्ली के प्रवक्ता हैं वो, क्या नाम है, तेजिंदर पाल सिंह बग्गा, हाँ। उनके घर में से उनको उठवा लिया था। तो बीजेपी ने ये किया, चूंकि उनको दिल्ली से निकल के हरियाणा से और फिर पंजाब जाना था, तो हरियाणा में भी दिल्ली की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने हरियाणा में इंटरसेप्ट करवा लिया। तो दिल्ली, मतलब बड़ा मजेदार केस हुआ था। तो हरियाणा की पुलिस ने दिल्ली पुलिस को किडनैपर बना के केस दायर कर दिया कि तुम हमसे बिना बताए हमारे अधिकार क्षेत्र में कैसे आ गए और कैसे उठा लिया। सो दे लिटरली बिकम किडनैपर। सो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का बंदा किसी दूसरे स्टेट में अगर इस तरीके का काम करे तो किडनैपिंग का काम कर रहा है। बिना किसी को तुमने संज्ञान में लिए हुए कैसे किसी को उठा लिया तुमने, और बिना उस समय कोई, आई थिंक कोई वारंट भी नहीं था। तो खैर ये सब उन्होंने, ये सब तो वो कर चुके हैं। पॉइंट ये था कि सत्ता की लालसा, चूंकि अरविंद केजरीवाल साहब की एक हताशा तो देखी जा सकती है ना, और वो हताशा ये है कि वो पूर्णकालिक चीफ मिनिस्टर तो ना, संपूर्ण चीफ मिनिस्टर तो नहीं है ना, वो एक आंशिक चीफ मिनिस्टर हैं, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 243A से लेकर के और 243Z तक मेरे ख्याल से जो संविधान संशोधन किए गए हैं दिल्ली को स्पेशल स्टेटस देने का। और दिल्ली को स्पेशल स्टेटस देने का क्वेश्चन ये है कि दिल्ली गवर्नमेंट का और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में रिश्ता क्या होगा। वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उनकी दिल्ली गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट का रिश्ता जो है पार्ट 11 के आर्टिकल 246-45 से नहीं गवर्न हो सकता है। उसका रीजन ये है कि दोनों गवर्नमेंट की सीट दिल्ली ही है। कल को अगर आप इनको पूरा पावर दे दे, प्रधानमंत्री को ही पकड़ लें, तो क्या कर लेंगे आप? ठीक है ना। या मान लीजिए अगर दिल्ली की पुलिस जो है वो अरविंद केजरीवाल जी के पास हो और वो लोग जो वहां के होम मिनिस्टर है उनके पास ना हो, तो होम मिनिस्टर के पास क्या पावर है फिर? आप समझ रहे हैं। तो ये दिल्ली में ये एक स्पेशल अरेंजमेंट चाहिए था, इसी के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके आर्टिकल 243AA ऐसे करके जोड़ा गया पूरा, जो कि एक काइंड ऑफ फेडरल रिलेशनशिप बिटवीन दिल्ली गवर्नमेंट एंड द यूनियन गवर्नमेंट को डिफाइन करता है कि ये रिलेशनशिप कैसे गवर्न करेगा। ठीक है ना। तो उसके अंतर्गत अरविंद केजरीवाल जी की पावर समस्या ये है कि 3 पावर सेंटर है। ये आप आर्टिकल 243AA को अगर आप पढ़े उसके ऑनवर्ड्स, एक अरविंद केजरीवाल जो चुनी हुई सरकार है, दूसरा लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कि एट द बिहेस्ट ऑफ होम सेक्रेटरी या होम अफेयर्स काम करता है। चूंकि वो गवर्नमेंट दिल्ली है, वैसे मैंने बताया कि सब पावर सीट सेंट्रल गवर्नमेंट भी वही बनती है और स्टेट लेजिस्लेचर की गवर्नमेंट भी वो बैठती है। आइडिया तो ये था कि दिल्ली में चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का काम मोस्टली लोकल गवर्नेंस तो नहीं हो सकता, तो दिल्ली जो कि 2-2.5 करोड़ लोग रहते हैं, इतना बड़ा पॉपुलेशन का देश का स्टेट है या डिस्ट्रिक्ट है या जो भी आप उसको कह लें, तो उसकी लोकल गवर्नेंस तो होनी चाहिए ना। लोगों की जो लोकल समस्याएं हैं, नाली है, रोड है, बिजली है, इन समस्याओं के लिए गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर तो चाहिए। और ये काम जो है वो सिर्फ म्यूनिसिपैलिटी नहीं कर सकती, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी का फिर अकाउंटेबिलिटी क्या होगा? म्यूनिसिपल ऑफिसर्स तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, वो तो आते हैं अपनी 30-35 साल की नौकरी के लिए। आप उनके ऊपर जाके चीख पुकार कर लेंगे, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, इधर ट्रांसफर उधर ट्रांसफर। लेकिन जो रिसोर्सेज तो वही हैं, ऑफिसर तो 100-200 ही हैं, वही घूम फिर के आपके पास आते रहेंगे। अकाउंटेबिलिटी किसकी पकड़ी जाए? तो फिर ये हुआ कि भाई दिल्ली को भी गवर्नमेंट दे दो। अब ये गवर्नमेंट का उम्मीद ये था कि ये जो लिमिटेड गवर्नेंस का काम है उसी तक महदूद रहेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल के सपने बहुत पावरफुल थे। वो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना चाहते, जो असंभव है, क्योंकि जो भी दर्जा उसको मिलना था वो कॉन्स्टिट्यूशन ने दे दिया है। जितनी गवर्नमेंटल पावर देनी थी वो कॉन्स्टिट्यूशन ने दे दिया है। तो अब उसके अंदर 3 पावर सेंटर है, होम मिनिस्टर एक, सेंट्रल यूनियन जो गवर्नमेंट होम मिनिस्टर है, दूसरा लेफ्टिनेंट गवर्नर, और तीसरा जो है ये चीफ मिनिस्टर साहब। तो चीफ मिनिस्टर साहब का अदना सा पावर है, बहुत छोटे पावर है। अब पुलिस पावर जो होते वही नहीं है उनके पास। सबसे बड़ी बात तो वो किसी को अरेस्ट नहीं करा सकते, उनके पास कोई एजेंसी ही नहीं है अरेस्ट कराने की। सही है। तो पॉइंट ये है कि वो एक छटपटाहट में रहते कि मैं चीफ मिनिस्टर तो हूं, बट मैं जिसे कह लिए रबड़ की गुड़िया हूं, कोई पावर नहीं है मेरे पास। तो ये छटपटाहट की एक और राज्य उनके अंदर में आए, और वो संपूर्ण पावर के साथ जितनी भी शक्तियां होती हैं एक चीफ मिनिस्टर की, उसके साथ वो चीफ मिनिस्टर बने, मुख्यमंत्री बने। ये उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने उनको जो है ये पूरा का पूरा जो पॉलिसी था उसको टेलर
करने के लिए प्रोवोक किया, और आप देख रहे हैं नतीजा क्या हुआ। राइट। और इसी से रिलेटेड अब चूंकि वो इतने पढ़े लिखे हैं, इतने इतने गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में भी काम कर चुके हैं, तो उनको उसके पीछे की बारीकियां शायद पता होंगी, इसलिए उन्होंने बड़े ही महीन तरीके से इसे ऑल्टर करके सारी चीजें करी होंगी। तो खैर ये सारा जांच का विषय है, जो शायद ईडी सीबीआई कंक्लूड करेंगी। आप और हम शायद इस पे कोई भी जजमेंटल स्टेटमेंट पास नहीं कर सकते हैं, पर आई होप लेट्स सी ये चीजें कहीं ना कहीं किसी कंक्लूजन की तरफ पहुंचे, और एक जो एक्चुअल इसके पीछे की फाइंडिंग से जो सच है वो सबके सामने आए। अगर वो गिल्टी हैं तो उन्हें वाकई में सजा मिले, और अगर वो गिल्टी नहीं है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, तो वो बाइज्जत बरी होंगे कानून से, जो हमारा कानून पूरा डिफाइन करता है। तो अब मैं आगे आपसे एक बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है, बड़ा ही संवेदनशील जिसे हम कहते हैं वो है, और एक सभ्य समाज में इस तरह की घटना को कहीं भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आप तो शायद जान रहे होंगे, मैं बदायूं से रिलेटेड आपसे बात करना चाहता हूँ। तो थोड़ा-सा अगर इस बारे में आप इनसाइट्स बताएँ, शेयर करें, तो लोगों को एक बहुत आसान भाषा में समझने में आसानी होगी। देखिए, बदायूं का जो इंसिडेंट है, जो दर्दनाक घटना घटी है, उस परिवार के साथ मेरी सिंपैथी। मगर चूंकि जब तक पुलिस का कोई एक फाइनल रिपोर्ट ना आ जाए, फाइनल चार्जशीट ना आ जाए, तो मैं उसको किसी भी तरीके के सेंसिटिवाइजेशन पे नहीं ले जाऊंगा, कि सॉरी सेंसेशनलिज्म की तरफ नहीं ले जाऊंगा। लेकिन एक चीज तो मैं कहना चाहूंगा, ये जोरदार तमाचा है उन लोगों के लिए जिस घटना का कोई डिस्प्यूटेड अभी तक तो नहीं है, जिसको डिस्प्यूट तो उसका भाई सादिक का भाई जावेद भी नहीं कर रहा, कि उन दोनों परिवारों में बड़े अच्छे संबंध थे। तो जो ये कहते हैं कि मुसलमानों को मकान नहीं मिलता, मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, हिंदू समाज जो है वो मुसलमानों से नफरत करता है, ये तो इस थ्योरी को नल एंड वॉइड क्रिएट करती है। क्यों? क्योंकि जो फैक्ट है, और जिसको अभी तक तो कोई काउंटर नहीं किया, कि वो लड़का गया, उसने अपनी वाइफ के नाम पे पैसे मांगे, क्योंकि ये जो जिनके पुत्रों की हत्या हुई है, उन्होंने बोला खुद, उन्होंने कहा मैं दे देती हूँ। कौन दे? अगर ये हिंदू मुसलमान इतना होता तो कौन देता उनको 5,000 रुपए? कोई नहीं देता। और अपने घर पे बोला तबियत खराब है, बोली बेटा बैठो, बेटा चाय, बेटा बोल रही हैं। और ये हमको सिखा रहे हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था किसी यूट्यूब चैनल पे, अहमद पटेल साहब की बेटी को बुला करके कह रहे थे हमको तो मकान नहीं मिलता। पूरा पावर आपने ले लिया था, मोदी को और अमित शाह को जेल भिजवा दिया था, और आपको मकान नहीं मिल रहा था। सही बात। ये इन लोगों का वो है, इनको आतंकवाद में रंग नहीं दिखता किसी मजहब का। सारी आप अगर पढ़िए चीजों को ना, तो आप कई बार कलप जाते हैं कि हम सच बोलें, तो ये सच बोलने भी नहीं देते आपको। स्कूलों में, कॉलेजेस में, हर जगह इनका कब्जा है, झूठ की पढ़ाई हो रही है। आप कलप जाते हो कि सच बोले, और ऐसी माइंडसेट बना दिया है कि आप सच बोलने जाएंगे तो आपको खा जाएंगे। सत्य के लिए भारत जीत, और ये जो सोच रहे हैं ना कि ये ज्यादा दिन चलेगा, ये सच सीना चीर के पार आएगा, क्योंकि सोशल मीडिया ने वो काम कर दिया जो ये सोच नहीं रहे थे। बराबर। तो खैर, अब उसमें मैं तो इसको ऐसे ही देखता हूं भाई। अब आप बताइए, इनके साथ ये घटना हो गई है, क्या ये ट्रस्ट कर पाएंगे? अब ये ना हो कोई एंगल, लेकिन क्या कोई ट्रस्ट करेगा? आप उस र्यूमर को जो समाज में फैलेगा, कैसे रोकेंगे आप? मैं तो भारत के उन लोगों से पूछना चाहता हूं जिन लोगों ने ये चूरन चटाया है हमें, गंगा जमुना तहजीब क्या होता है। गंगा जमुना तहजीब, जब तुम टू नेशन थ्योरी ने इस देश को तोड़ दिया, उसके बाद भी ये लोग इतने ज्यादा, ये जिसको कह लिए, दे आर रास्कल्स, कि जिस थ्योरी को खत्म कर देना चाहिए था, इन्होंने उस थ्योरी का रूपरेखा बदला, उसको टू नेशन थ्योरी की जगह कह दिया गंगा जमुना तहजीब। टू नेशन थ्योरी और गंगा जमुना तहजीब क्या है? एक ही चीज है। टू नेशन थ्योरी कहता है हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं, यही बात कहता है तू गंगा जमुना तहजीब की, हिंदुओं की तहजीब गंगा की है, मुसलमानों की तहजीब जमुना की है। तो ये जो टू नेशन थ्योरी का वो है, क्या नाम है, गंगा जमुना तहजीब, क्या है गंगा जमुना तहजीब? गंगा जमुना तहजीब ये है कि हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है। इस सोच ने इस देश का बंटवारा कर दिया। अभी भी ये सीखने को तैयार नहीं है।
हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ करके पढ़ाते हैं, और मुस्लिम लॉ में जो पढ़ाते हैं उसकी सच्चाई भी नहीं बताते हैं किताबों में। टू नेशन थ्योरी और गंगा जमुना तहजीब में क्या अंतर है भाई? जो कहता है मैंने टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया, तो फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं? उसका रिजेक्शन का मतलब है कि तुम ये मानते हो कि तुम हिंदू ही हो, यहाँ के मंदिर तुम्हारे हैं, यहाँ की ट्रेडिशन तुम्हारी है, होली तुम्हारी है, दीपावली तुम्हारी है, तुम कह रहे हो हम हिंदू नहीं है। तो कन्वर्जन से क्या कन्वर्ट कर लिया भैया? भगवान कन्वर्ट कर लिए ना तुमने, और क्या कन्वर्ट कर दिए तुम? कल्चर, समाज और ये सब कल्चर कर दोगे कन्वर्ट? ये हो सकता है? असंभव है, ये संभव है कभी? तो ये गंगा जमुना तहजीब का जो चूरन बेच रहे हैं इस देश को तोड़ने के लिए, ये बहुत महंगा पड़ेगा। आप समझ रहे हैं ये? और इस देश के बच्चों के स्कूलों में क्या पढ़ा रहे हैं ये? जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन है कि मेरा ये मानना है कि ये स्कूल कॉलेजेस, ये जो प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस है, गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रिक्ट ये करना चाहिए, करिकुलम एक डिजाइन करना चाहिए, किताबें एक डिजाइन करनी चाहिए, कंट्रोल करें, वरना ये देश में ऐसी ऐसी मानसिकताएं जन्म लेंगी कि इनको आपको समेटना मुश्किल हो जाएगा। तो जब तक ये चीज नहीं चलेगा, तो मैं वही कह रहा हूं कि ये जो बदायूं की घटना है, मैं नहीं चाहता कि समाज में कोई भाईचारा टूटे, मगर भाईचारा जिम्मेदारी एक ही समाज की नहीं है। सही बात है। आपको भी सिखाना पड़ेगा कि आप इसी समाज के हिस्से हो, जो मुसलमान हैं उनको सिखाना पड़ेगा कि समाज तुम्हारा यही है। तुम्हारे भगवान दूसरे हो सकते हैं, भगवान यहाँ पे कई हैं, कईयों के शिव हैं, कईयों के विष्णु हैं, कईयों के मुरुगन हैं, कईयों के बालाजी हैं, सबके अलग अलग हैं। समाज सबका एक है। तो अगर बालाजी, मुरुगन ये सब एक, उसमें से अल्लाह भी है, तुम अपना मानो। समाज कैसे चेंज कर दोगे तुम धर्म के नाम पे, रिलीजन के नाम पे? राइट। और सेकुलरिज्म का ठेका हमेशा हिंदुओं के ऊपर ही फोड़ा जाता है कि देखिए वो सेकुलरिज्म तो नहीं है। हाँ, सेकुलरिज्म उसको तो नहीं कहते। सेकुलरिज्म का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ चर्च, बेसिक पे चलते हैं, सेपरेशन फ्रॉम चर्च फ्रॉम स्टेट, यही है ना? तो चर्च का स्टेट, अगर आपका जो सोसाइटी है वो गवर्न अगर चर्च से ना होकर मॉस्क से हो रही है, मुफ्ती मौलाना से हो रही है, तो आपको तो सेपरेशन फ्रॉम मॉस्क फ्रॉम द स्टेट करना पड़ेगा ना, यानी कि सेपरेशन ऑफ मुफ्ती मौलाना फ्रॉम द स्टेट करना पड़ेगा ना, यानी कि कुरान से आपको राजनीतिक शक्तियां निकाल करके भारत के संविधान में निहित करनी पड़ेगी। भारत का जो मुसलमान है, जब तक वो कहेगा कि कुरान हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है, वो कभी भी सेक्युलरिज्म की बात नहीं कर सकता। हक ही नहीं है जब तक तुम भारत के संविधान में, जब तक तुम ये नहीं कहोगे कि भारत का राष्ट्र संविधान सर्वोपरि है और कुरान उससे छोटी किताब है, नॉट इन दैट सेंस ऑफ ये, मतलब उसके नीचे अगर कुरान और कुरानिक प्रोविजन में और उसमें क्या नाम है इस्लामिक प्रोविजन में, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में यदि कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जीतेगा। जैसे वेद आप देख लें, वेद है, जैसे कुरान है मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए वेद है। वेद में यदि कोई प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से कॉन्फ्लिक्ट में आएगा तो वेद छोटा हो जाएगा, फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही जीतेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से जीतने का मतलब कि आर्टिकल 245-46 के अंदर में यदि भारत की पार्लियामेंट या भारत के स्टेट लेजिस्लेचर ऐसा लॉ बनाते हैं तो वो लॉ मान्य होंगे। उस लॉ को आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरे पंथ का विरोध करते हैं। आपको उतने ही विरोध का पावर दिया गया है जो आर्टिकल 25 में है। उसके अंदर में जो भी आप अपना पावर, किसी लॉ से अगर आपको शिकायत है तो आर्टिकल 25 संविधान के तहत में जाकर के आप एक वो डाल दें कि भैया हमारे रिलीजियस राइट पे फलाना लॉ ने ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया, और यदि उसको स्टेट पाता है कि नहीं लगाया तो फिर बात खत्म हो गई। सही है, बराबर, बिल्कुल सही सर। आपने जो डिटेल अभी बताई, और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट घटना थी जो एक ट्रस्ट को ब्रीच करने वाली थी, एक बड़े ही आपसी अच्छे संबंधों को खटास पैदा करने वाली थी, और इससे एक बहुत बड़ा अविश्वास जो है वो उन परिवारों में या उस क्षेत्र में या उस समाज में देखने को मिलेगा। अब हम थोड़ा सा नेशनल चीजों से मूव करते हुए थोड़ा सा इंटरनेशनल चीज के ऊपर चलते हैं। अभी रशिया में 2 दिन पहले एक बहुत बड़ा और बहुत भयानक अटैक हुआ। शायद ये पिछले कुछ समयों में या पिछले कुछ सालों में इतनी बड़ी आतंकवादी घटनाएं विश्व में कहीं और नहीं देखी गई, एक्सेप्ट हम लोग अगर इजराइल की घटना को भी एक आतंकवादी घटना की तरह हम लोग ट्रीट करें उस कंपैरिजन में। पर
अगर इसी से रिलेटेड हम लोग थोड़ा-सा और पीछे जाएँ तो हमें मुंबई अटैक याद आते हैं, जहाँ पे करीब 150 लोग मारे गए थे। फिर उसके बाद में यूएस का 9/11 अटैक याद आता है, जहाँ पर कई हज़ार लोग मारे गए थे। और अभी तक की आज सुबह की रिपोर्ट ये है कि लगभग 140 के आसपास लोग उस अटैक में शहीद हुए हैं, जो कि 2 दिन पहले 40-45 लोगों के आसपास की बात हो रही थी। 140 के आसपास लोग वहाँ पर मारे गए हैं। और अगेन इसमें रिलेटेड कहीं न कहीं आईएसआईएस का हाथ सामने निकल के आया है, जो कि एक इस्लामिक संगठन है। और शायद कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है और कुछ लोगों को एज़ अ संदिग्ध के तौर पे भी पकड़ा गया है। तो ये कहीं न कहीं ऐसी घटनाएँ रुकते हुए आपको दिखती है या फिर आगे भविष्य में और इस तरह की और घटनाएँ होंगी या फिर इसका कुछ यूक्रेन से भी रिलेशन है या फिर नहीं है? थोड़ा-सा कुछ अगर आप इनसाइट्स शेयर कर पाएँ? देखिए, पहला प्रश्न है कि क्या ऐसी घटनाएँ रुकेंगी? आंसर है कभी नहीं रुकेंगी, इंसानी समाज है। आप पॉइंट ये है कि ये आपको जानना पड़ेगा कि कोई ऐसी घटनाएँ क्यों कर रहा है? ये आपको जानना पड़ेगा। इंडिया में या दुनिया में कभी एक फैक्टर है कि एक डिनायल है, एक तरीके का कि एक पर्टिकुलर रीज़न है जिसकी वजह से लोग ऐसी घटनाएँ कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए, ये घटना इस वजह से भी हो सकती थी कि कोई 2 पागल व्यक्ति होते, मेंटली बीमार होते, वो जाके मार देते लोगों को, जला देते। ये घटना इस वजह से भी हो सकती थी कि किसी की कोई पर्सनल ग्रजेस रहे होंगे गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, जाके उसने मार दिया, जला दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये इस कारण से हुआ, ये इस कारण से हुआ, ताकि आप उन कारणों का निष्पादन कर सकें, उन कारणों को आप क्योर कर सकें। ये कारण क्यों है इसका तो पता होना चाहिए। अब जैसे ही ये कारण हो रहा है तो आप कह देंगे रिलीजन हैज नो, टेररिज्म हैज नो रिलीजन, फिर वहां पे बातें संकुचित हो जाती हैं। बराबर। ठीक है ना। अब आईएसआईएस के लोग हो रहे थे घटना, तो उसमें आपका चल रहा था कि भाई इन्होंने अगर कुरान पढ़ा होता तो ये नहीं कर रहे होते। कई लोग कह रहे भाई वो पढ़ के ही कर रहा है ये। ठीक है ना। तो पॉइंट ये कि अब आप जब तक डिनायल मोड में नहीं रहोगे, आप जब तक एक्सेप्टेंस नहीं करोगे, तो आप कॉजेस को नहीं, कोई नहीं कह रहा है कि भाई रिलीजन का, हर रिलीजन में एक समय के बाद सुधार चाहिए होता है, क्योंकि वो जैसे जैसे समाज में चेंज हो गया है, उस समाज के नए जो सिचुएशन है उसमें नहीं फिट बैठती हैं। तो पॉइंट ये कि आप रिफॉर्म करते हो, रिलीजन को स्पिरिचुअल बना देते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस के थ्रू अपने लीगल रिक्वायरमेंट की। जैसे कई लोग बोलते हैं अब हम रिलीजन छोड़ दे तो क्या करें, भाई इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन व्यवस्था है, कुछ ना करें आप। रिलीजन छोड़ने का मतलब है कि आप अपनी लॉज जो है अपने स्टेट का माने और उसके बाद स्पिरिचुअलिटी करें, आपको जो भी भगवान की वो करना है। तो पॉइंट ये है कि ये जो चीजें रुकेंगी, आंसर है नहीं। कारण कुछ कुछ होते रहेंगे, जैसे कारण एक जिहाद हो सकता है, एक कारण मानसिक कुछ कमियां हो सकती हैं, अपराध होता रहेगा समाज में राहुल जी, इसको हम आप नहीं छोड़ सकते। हाँ, उसको कम किया जा सकता है यदि हम उसके कारणों का सही पता लगा लें, तो उन अपराध की दर में काफी कमी आ जाएगी। इसीलिए इस कारण का पता लगना बहुत जरूरी है। रही बात की क्या ये आईएसआईएस ने किया, देखिए इसमें 2 वर्जन है। अभी रशियंस भी इसको दे आर टेकिंग इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। तो वो कारण ये है कि इस घटना की 1 साल, 1 वीक या 1.5 वीक पहले ही अमेरिका ने इनको टिप ऑफ किया था कि आपके यहाँ पे ऐसा एक आईएसआईएस का घटना होने वाला है। अमेरिकन के इस टिप ऑफ को रशियंस ने बिलीव नहीं किया, क्योंकि उनको लगा ये फॉल्स फ्लैग हो सकता है, ये डिप्लॉय हो सकता है, एक डिकॉय हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया कि दे डिडंट टेक इट सीरियसली और ऐसा हो गया। अब रशियंस की आप अगर मानसिकता में जाइए तो वो इसको समझ नहीं पा रहे हैं कि इसमें यूक्रेनियन का हाथ है या नहीं है। 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक तो ये कि यूक्रेनियन का हाथ हो, यूक्रेनियन ने किसी इस्लामिक उसको कहा हो कि भाई तुम ये अटैक करो और हम तुम्हें उसको, बिकॉज व्हेन यू आर फाइटिंग एन एनिमी आप दूसरे लोगों से हाथ मिला लेते हो। एक ये पॉसिबिलिटी है। तो रशिया ये जानना चाह रहा है कि क्या यूक्रेन का हाथ है कि नहीं। आज जो यूक्रेन का स्टेटमेंट आया उसमें यूक्रेन ने कहा हमारा कोई हाथ नहीं है, हमारा कोई हाथ नहीं। तो हाँ, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। तो रशिया इसको इन्वेस्टिगेट करेगा। वंस द इन्वेस्टिगेशन विल कम, अगर ये 2 ही पॉसिबिलिटी है कि या तो यूक्रेन ने करवाया हो आईएसआईएस के हाथ, द 3 पॉसिबिलिटी, सॉरी 2 बोला मैंने, 3 पॉसिबिलिटी जो मुझे दिखती है। नंबर 1, यूक्रेन एंड आईएसआईएस सिंपली कोलैबोरेटेड और ये हो गया अमेरिका के उससे, या अमेरिका के बिना पूछे, जो भी हो। सेकंड, यूक्रेन एंड आईएसआईएस हैज नथिंग टू डू, ये आईएसआईएस ने खुद से किया है। थर्ड, अमेरिका ने ये करवाया है वहाँ के लोकल लोगों की मदद से रशियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, और नाम उसको वो आईएसआईएस का दे रहे हैं ताकि वो यूक्रेन वॉर पे लोगों का व्यू पॉइंट बदले।
ये एक पॉइंट हो सकता है। सो देखिए रशियन इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आता है, वी हैव टू वेट एंड वॉच कि फाइनली दे हैव द इंस्ट्रूमेंटैलिटीज, उनके पास एजेंसीज हैं जिससे कि सच का पर्दा फाश होगा। बराबर। बिल्कुल सर, ऐसा ही है और आई एम श्योर इसमें जो भी लोग गिल्टी हों वो पकड़े जाएँ, पनिश हो और इस तरह की घटनाएँ कम हो या नहीं के बराबर हो, तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए और एक पूरी पीस के लिए और एक सभ्य समाज के लिए ये अच्छी बात है। शुक्रिया सर आज आपके समय के लिए और आपके पूरे डिटेलिंग के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया और उम्मीद करेंगे कि फिर से किसी और टॉपिक के साथ में आपसे बात हो पाए। थैंक जी यू। जरूर, धन्यवाद।